नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 प्राथमिक शिक्षक के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि आपका यह देखिए टेस्ट सीरीज रुक्मणी पब्लिकेशन का है। कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। तो इसमें जो है आपका समान अध्ययन के टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं 1 to 5 टीचर के लिए, जो कि बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी से पूर्णतः तैयार है। इसमें जो आपको समान जागरूकता, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी से रिलेटेड आपको समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ में आपका 5 सेट जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2 एवं 3 एवं जो पुनर्परीक्षा 20/7/2024 को हुआ था, वो सभी प्रश्नों का इसमें हल प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है। तो यह 150 प्रश्नों वाला ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको भाषा से संबंधित आपके 30 प्रश्न हैं और भाग 2 में आपका समान अध्ययन से संबंधित 120 प्रश्न हैं। और परीक्षा की अवधि कुल है 2.5 घंटे और कुल अंक है 150, यानी 150 क्वेश्चन है और 150 आपका अंक है, यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। तो यह देखिए 20 सेटों वाला ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। कितने? 2 को। तो फटाफट दोस्तों, हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टीआरई 4 के लिए कक्षा प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए आपका सेट नंबर 2 आपका ये स्टार्ट होता है, जो कि आपका देखिए बीपीएससी टीआरई लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5। तो प्रश्न नंबर आपका देखिए 1 क्या कहता है, पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है आपका सेट 2 में। इसमें आपको है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक्स। यानी कि आपको ये पैसेज को पढ़ना है और जो आपको है जो ब्लैंक्स, जो खाली जगह है वहाँ आपको शब्द आपको भरना है। तो पहला है देयर इज ए फैंटास्टिक बॉडी ऑफ एविडेंस विच इंडिकेट्स दैट। आपका देखिए ये आपका पहला आपका है आपका ब्लैंक। नेक्स्ट है फिर ब्रिंग डाउन द स्ट्रेस केमिकल एंड इट इन्हांस। फिर सेकंड आपका देखिए ब्लैंक आपका है हैप्पीनेस केमिकल, द वीडियो ऑफ मेडिकोज। फिर आपका देखिए थर्ड आपका यह ब्लैंक है इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स हैव हेल्प्ड अस। फिर फोर में आपका देखिए आपका यह आपका ब्लैंक जगह है इन दिस ग्लूमी टाइम्स इंडेड ऑप्टिमिज्म एंड 5 में आपका देखिए ब्लैंक है आर द नीड ऑफ द आवर। तो पहला आपका क्या क्वेश्चन पूछता है पार्ट 1 का इंग्लिश लैंग्वेज में कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। नंबर 1 जो आपका ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कौन सा आपका सूटेबल जो है आपका वर्ड है वो आपका बैठेगा वहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस जो है आपका यहाँ सूटेबल आपका वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में आपका देखिए सिलेक्ट द मोस्ट, आपको फिर आपका देखिए दूसरा नंबर में भरना है, क्या है आपका सिलेक्ट करना है। तो दूसरा नंबर में आपका कौन सा होगा, ए हो, एन होगा, द होगा, वन होगा, कौन सा होगा। तो इसमें जो आपका होगा वो द लिखाएगा, क्या द जो होगा आपका सबसे सूटेबल वर्ड होगा इसमें। सो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर है। थर्ड में आपका देखिए नंबर 3 में आपका क्या लिखाएगा सूटेबल वर्ड, तो जो होगा आपका डांसिंग होगा, क्या होगा डांसिंग होगा आपका सूटेबल वर्ड इसमें। तो डांसिंग यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर में आपका देखिए ब्लैंक जगह में क्या होगा, उसमें आपका होगा गेट बाई, क्या होगा गेट बाई होगा इसका सूटेबल वर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 4 का भी। चलिए 5वां नंबर आपका क्या है सूटेबल वर्ड में देखना है। 5वां नंबर में भी नंबर 5 में क्या आपका होगा ब्लैंक स्थान में, तो वो होगा आपका पॉजिटिविटी, क्या होगा पॉजिटिविटी होगा आपका सूटेबल वर्ड होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से आपका यह आपका प्रश्न है। 6 नंबर का पहला प्रश्न है तो ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, तो कौन वो क्या कहलाता है दोस्तों बताइए। वो कहलाता है अष्टाय। अष्टाय मतलब होता है आपका सुअर बाड़ा, क्या होता है सुअर बाड़ा, जहाँ पिग को रखा जाता है। पिग मतलब सुअर होता है, तो ऐसा स्थान जहाँ सुअर को रखा जाता है उसे अष्टाय कहते हैं, जिसे हिंदी में सुअर बाड़ा कहते हैं, यानी अष्टाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो आपका गलत वर्ड है वो आपको चुनना है। तो आपका जो होता है डेंटिस्ट जो है आपका सही स्पेलिंग नहीं है दोस्तों इसमें, बाकी आपका कारपेंटर डॉक्टर आपका सही है। डेंटिस्ट का जो मीनिंग होता है वो तो है आपका DENTIST
DIST होता है डेंटिस्ट। सो आपका इनकरेक्ट वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्म ए वर्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स। सफिक्स आपको ऐड करके एक वर्ड को फॉर्म करना है, तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, वो होगा एक्सेप्ट। क्या होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो होगा एक्सेप्टेंस इसका हो जाएगा करेक्ट जो होगा आपका। एक्सेप्ट में एन से आपका सफिक्स लगाएंगे तो एक्सेप्टेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेंस। दूसरा में देखिए आपका हिंदी लैंग्वेज दिया हुआ है, जिसमें निर्देश दिया हुआ है 9 से 13 के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। तो गद्यांश आप लोग पढ़िएगा। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। हर बड़ा साहित्यकार साहित्य और विशेषकर शब्द की गरिमा और मर्यादा पर लड़ने मरने को तैयार रहता है। तो बच्चन जी के साथ कुछ ऐसा ही है। बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया, उतना ही भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी किया। इसलिए समय समय पर अनुवाद संबंधी नीति बनाते हुए उन्होंने भाषा की गरिमा बनाए रखने पर बहुत बल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद बाजारू स्तर की हिंदी में मांगना हिंदी के साथ अन्याय करना है। जब जब हिंदी अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश करती है तो उस पर तुरंत दोष लगाया जाता है कि वह कठिन और क्लिष्ट है, और जब वो उससे घबराकर अति सरलता की ओर जाती है तो उसे अपरिपक्व कह दिया जाता है। बच्चन जी ने अपने गद्य और पद्य दोनों में एक ही सुंदर, सुगठित और सरल हिंदी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि आवश्यकताओं के अनुसार संस्कृत की ओर झुकती हिंदी भी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है। तो ये आपका गद्यांश है, इसके अनुसार आपको सही आंसर देना है। तो चलिए, गद्यांश के अनुसार बच्चन जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है यानी ट्रू है। तो उनके अनुसार जो है वे जितना आदर अपने साहित्य का करते थे, उतना ही आदर भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 9वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए कि अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया। तो बच्चन जी ने सबसे अधिक जो है बल दिया वो है कि भाषा की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न में है कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संदर्भ में बच्चन जी क्या चाहते थे। बच्चन जी का चाहना था कि अनुवाद विपणन योग्य हिंदी में कतई नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बच्चन जी का यही चाहना था कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संदर्भ में विपणन योग्य हिंदी में कतई नहीं होना चाहिए। तो चलिए 12वां प्रश्न देखिए, गद्यांश से संबंधित ये भी प्रश्न है कि बच्चन जी के अनुसार किस प्रकार की हिंदी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है। तो वो हो सकती है आपका संस्कृत की ओर झुकती हिंदी, जो लोकप्रिय और लोकरंजक दोनों हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा बच्चन जी का मानना था। लोकप्रिय में कौन सा समास है। तो ये देखिए, समाज से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 टीचर में। तो लोकप्रिय में समास आपका है संबंध समास है। कौन सा संबंध, जो आपका तत्पुरुष समास इसमें जुटा हुआ है लोकप्रिय में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 13 का। 14 नंबर प्रश्न है आपका अतिवृष्टि का विलोम शब्द, अतिवृष्टि का उल्टा शब्द इसे क्या कहेंगे। का उल्टा शब्द कहेंगे अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा शब्द यही होता है दोस्तों। तो अनावृष्टि यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है आपका 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करना चाहिए। तो शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करना चाहिए तो होता है शरणागत। क्या, शरणागत, यानी ऑप्शन शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करना चाहिए जिसमें जो आपका रेखांकित है उसका विकल्प हो जाएगा आपका शरणागत। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह किसका कथन है। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कौन किनका कथन है। यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का यह कथन है कि मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी। काशी यानी यह बनारस के रहने वाले थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगी। तो कौन सा भाग जो है त्रुटि इसमें नहीं दिया हुआ है, वो है आपका आवाज़ उठानी होगी। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए 17 का इसका राइट आंसर है आपका। ये सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। तो उस जो रेखांकित शब्द है उस पर क्या होगा सही उपयुक्त विकल्प, वो होगा मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चले गए। क्या होगा, घर चले गए। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है। और कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, दोनों भी है। उपमा और अनुप्रास यानी कि आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक अलंकार है। याद रखें, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई, इसमें ये दोनों अलंकार हैं। अब कैसे है आपको ये पता करना है। नेक्स्ट है आपका चंदायान किस भाषा का काव्य है? चंदायान वो आपका अवधी भाषा का काव्य है। कौन सा? अवधी भाषा का चंदायान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 20 नंबर प्रश्न का। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में हम लोग सभी को पता है इसमें कुल 11 सर्वनाम है। याद रखिएगा 11 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं हिंदी से। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो यह जो है यह कथन किसका है? यह कथन बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो देवता कूच कर जाना, तो देवता कूच कर जाना मतलब हो जाता है घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी, तो हिम किरीटिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 24 नंबर प्रश्न का। 25वां है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद यानी कि आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह अलंकार कहलाता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है किसमें? कि जिन पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वो होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अमृतलाल नगर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वो हुआ है अमृत और विष के लिए। किसके? अमृत और विष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अमृत और विष जो है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ अमृतलाल नागर को। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? 1 से 26 वर्ण वाले छंद को कहते हैं साधारण छंद। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो उनके द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चैन से रहना चाहता हूँ, तो क्या होगा? मैं चैन से रहना चाहता हूँ, यह उपयुक्त होगा शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 30वां प्रश्न का। जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न आ गए। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग्य मुक्तः किस संविधान से लिया गया है? यह मुक्तः दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कौन सा? ब्रिटिश संविधान से भारतीय राजनीति का राजनीतिक भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो संबंधित है निवारक नज़रबंदी से। किससे? निवारक नज़रबंदी से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक सौरवाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 39 का भाग डी। कौन सा? 39 का डी जो है आपका समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दुगना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए हैं? वो देखे गए हैं दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर। किस पर? बृहस्पति ग्रह पर देखे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? वह प्रस्तावित की गई थी रिवेट पोपर परिकल्पना। कौन सा? रिवेट पोपर परिकल्पना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि पॉल एरलिच द्वारा प्रस्तावित किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 35 का करेक्ट आंसर है। 36 में देखिए कि स्थानांतरित कृषि का नाम और एक तरफ संबंधित राज्य है, उसका मिलान करना है आपका। सही करेक्ट। तो आपका जो हो जाएगा आपका झूम का जो खेती होता है वो होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। और आपका जो दहिया होता है, दहिया आपका मध्य प्रदेश में होता है। और आपका पिंडा जो होता है वो खेती होता है आंध्र प्रदेश में। और कुमारी जो होता है आपका पश्चिमी घाट में होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी 36 का करेक्ट आंसर है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कि फॉल्स है? तो जो फॉल्स कथन है जो आपका दक्कन के पठार के संबंध में कि सतपुड़ा पर्वत इस पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत जो इस पठार के दक्षिण में स्थित है, यह आपका कथन गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी 37 का भी करेक्ट आंसर है। चंबल परियोजना में संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो 38 में देखिए वो शामिल है आपके राजस्थान और शामिल है आपके मध्य प्रदेश, ये दोनों राज्य शामिल हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना है दोस्तों? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो है आपका 117 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। वो है 1951 की जनगणना के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए 39 का करेक्ट आंसर है। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? उसका नाम है आपका मिलाम ग्लेशियर। कौन सा? मिलाम। तो मिलाम यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का भी। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य है। तो आपको दोस्तों ये सब मैथ जितने भी प्रश्न हैं आपको वीडियो को पॉज करके एक एक करके सॉल्व करने होंगे। धीरे धीरे मैथ को सॉल्व करते जाइए। जो भी आपके मैथ के प्रश्न होंगे आप मैथ को सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपको आंसर दिए जाएंगे, आंसर आपको दिखा दिए जाएंगे, जिसमें आप आंसर को मिलान कर लीजिएगा कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। तो मैथ के प्रश्न 50 नंबर तक ख़त्म होते हैं। 51 नंबर आपका फिर आ गया आपका समान अध्ययन से रिलेटेड। तो सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? इसका जो एक प्रमुख कारण था कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, यह उद्देश्य था बंगाल के विभाजन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, तो बताइए कि निम्न में से कौन से इस पद से संबंधित नहीं रही हैं? इनमें से बताना है। तो दोस्तों आपका है सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जो है आपका इस पद से संबंधित नहीं रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से। और सरोजनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता रही हैं। सो 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर इसका 52 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौतों को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है यह दिल्ली समझौता के नाम से। कौन सा? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 53 का 53 का। निम्नलिखित में से किसे विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया? कौन किए और अतः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? कौन से कानूनी मान्यता किन्होंने दिलवाई और संघर्ष किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 54 नंबर का दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? यह स्थापित किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 55 का करेक्ट आंसर है। 56 में देखिए कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें मराठाओं की हार के कारण कौन से थे? तो इनके हार के कारण जो प्रमुख थे वे थे आपका सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियाँ, दूसरा था अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व और तीसरा था आपका मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकों का होना।
इन तीनों कारण थे। इसके कारण जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को हार मिली। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका 56 का। 57 में एक निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? क्या है स्वराज शब्द का प्रयोग? वो सर्वप्रथम किए थे दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम। याद रखिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ए। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो संस्था का नाम है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन, जिसका विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 58 का। चलिए 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? वो शब्द है जो आपका धर्मनिरपेक्ष, जो है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था धर्मनिरपेक्ष शब्द। याद रखिए 59 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। 60 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? वे नियुक्त किए गए थे आपका BN राव को। कौन BN राव नियुक्त हुए थे कानूनी सलाहकार के रूप में? सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 60 का। 61 में देखिए आपका क्या है, फिर 61 में के बहुफलक ठोस के फलकों F, किनारों A और शीर्षों V की संख्याओं में संबंध है। ये सभी आपके मैथ के प्रश्न हैं। तो मैथ के प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और आप सभी इसको वीडियो को नहीं देख पाइएगा लंबा वीडियो को, इस चलते आप खुद से घर बैठ के सॉल्व कीजिए। और ये आपका मैथ जो है सॉल्व करने से होगा, आंसर बताने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए आपका 71 नंबर प्रश्न, अब फिर आते हैं आपके समान अध्ययन से। तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है आपका गंडक नदी पर स्थित है दोस्तों, निर्मित है। याद रखिए त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण, JP नारायण थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव JP नारायण। बिहार में नवीनतम वार्षिक व्यक्ति प्रति जो है बिजली का उपयोग है, प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग नवीनतम, इसका करेक्ट आंसर होगा बताइए कटक। तो होगा आपका क्या होगा, न्यूनतम है। कितना है नवीनतम जो है अब न्यूनतम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में जो नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग जो है न्यूनतम है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो पहला विवरण जो प्राप्त हुआ वह तबकात ए नासरी से हुआ है। कहाँ? बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमले का विवरण। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 74 का। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है लोकनायक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैज के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के साथ वो हस्ताक्षर किए हैं नेपाल के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? वह शिपिंग मंत्रालय के द्वारा वो मंजूरी दिया है दोस्तों विझिंगम बंदरगाह को। किसको? विझिंजम बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 77 का करेक्ट आंसर है। भारतीय डेयरी जो है अमूल को किस देश की क्रिकेट टीम के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रयोजक नामित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों आपका इनमें से एक से अधिक देशों के लिए। वो देश थे आपके दोस्तों कौन थे? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो थे दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। ये दोनों देशों के लिए जो है अमूल जो है आपका लीड आर्म प्रयोजक नामित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक USA और दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर प्रश्न, सुब्रह्मण्यम धरेश्वर। क्या है? सुब्रह्मण्य धरेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो वे थे यक्षगान के प्रसिद्ध गायक। किसके? यक्षगान के। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अप्रैल 24 में
किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए अप्रैल 2024 में। तो बताइए कौन है बैंक? इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, ना ही आपका विश्व बैंक है, ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ना ही एशियाई विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ई। पेयजल यानी पोर्टेबल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी कितना होता है? तो कितना होता है? वो होता है आपका 0। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए। सर्वाधिक जैव विविधता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उस आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी अब साइंस से रिलेटेड प्रश्न आपके स्टार्ट हैं। 84 नंबर प्रश्न कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म बनता है? पृथ्वी के नीचे बनता है पेट्रोल। कौन सा? पेट्रोल जीवाश्म बनता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। एक दिशीय यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर वन डायरेक्शन में ही होता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? इस ऊर्जा स्रोत में फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो आता है आपका सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है दोस्तों, बाकी ये सभी आपका उत्पन्न करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो अंटार्कटिका में सर्वाधिक जो है आपका ओजोन परत का विनाश सितंबर तथा अक्टूबर में होता है, ये दोनों महीने में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? तो यह जो पिरामिड है फटाफट बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए क्या दर्शाता है। वो दर्शाता है बायोमास का उल्टा पिरामिड दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 88 का। 89 है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो वो भिन्नता होती है हवा के दबाव के भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक है। आप कमेंट में आंसर दीजिए कि यांत्रिक जो तरंगे हैं वो कौन सी है? ध्वनि है, पी है या रेडियो है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ध्वनिक तरंगे तथा पीत तरंगे जो है वो आंतरिक तरंगे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूप का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात के दौरान नेट और वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है? तो रात के दौरान जो होती है दीर्घ तरंग विकिरण की अधिकता होती है। किसमें? नेट और वेव विकिरण में दीर्घ तरंग विकिरण की अधिकता होती है। सर्वप्रथम किसने रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? सबसे पहला वो किए थे जेफ गैलीलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी ने। एफ गैलीलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को सर्वप्रथम उत्पन्न किया था। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो लक्षण का नाम है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी 94 का करेक्ट आंसर है। केसर जिसे हम सेफ्रॉन कहते हैं वो किससे प्राप्त होती है? तो केसर प्राप्त होती है आपका क्रोकस पादप के वर्तिग्राग और वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा, इन दोनों से केसर प्राप्त होता है सेफ्रॉन। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो इनमें से जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में, इन सभी से पहले घटित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? उस ब्रिटिश नीति का नाम है दोस्तों रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम। इसके कारण इन्होंने
अमृतसर में एकत्र हुआ था और विवश हुए थे और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो है आपका लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में सूचित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका 98 का। 99 नंबर प्रश्न देखिए कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? इसका यही महत्व है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था इस दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उस वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह किसने कहा था? यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे राजा राम मोहन राय। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो उसका नाम है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान से लिया गया था, तो किस देश से लिया गया था? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो लिया गया था यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फॉल्स है? जो फॉल्स कथन है आपका वह है कि विवेक छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी याचिका 105वां प्रश्न है कि जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों को अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो ऐसी याचिका क्या कहलाती है दोस्तों? फटाफट बताइए क्या कहलाती है? वो कहलाती है मैंडेमस। क्या? मैंडेमस कहलाती है। उस रीट को मैंडेमस कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभाओं के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो उसकी संख्या क्रमशः बताइए। वो है आपका 75 विधान परिषद का तथा 40 जो है आपका लोकसभा का संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फटाफट विचार कीजिए दोस्तों। यह जो है विधि के समकक्ष समान जो है संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया। यह आपका कथन सही है भारतीय संविधान के संबंध में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि विधि के समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 और 4 इसका कथन सही है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये आपका सही है। और क्या आपका सही है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया। 3 और 4 सही, बाकी 1 और 2 दोनों गलत है। हमने ऑप्शन नंबर ए 3 और 4 ये सही होगा। नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान जो है आपका आग्नेय चट्टानें होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो पहला रेडियो शो जो प्रसारित किया गया था वो 1923 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो उस फैसले का नाम है ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के फैसले को रद्द किया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जुलाई 24 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? उसका नाम है दोस्तों जोरावर
जोरावर टैंक का जो है अनावरण किया है DRDO ने। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो सबसे अच्छा संकेतक है उसका नाम है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक जो था वो था मिजोरम में था। कहाँ? मिजोरम में जो था अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत सर्वाधिक था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 24 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया था? तो ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, उसका नाम है मैत्री सैन्य अभियान शुरू किया था। मैत्री यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का। 117 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा अटकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों चिली देश में। कहाँ? चिली में अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा 2024 ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो जीता है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 24 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एक करेंट अफेयर्स के प्रश्न है, ये नियुक्त किए गए हैं आपका CS शेट्टी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया है? किसका दर्जा दिया है? वो दिया है आपका ना ही नवरत्न, ना ही महारत्न, ना ही मिनी रत्न, इनमें से किसी भी का नहीं दर्जा दिया है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। 121 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, वो है आपका बस्तियाँ जो है तत्व नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है? यह जो है चिपको आंदोलन का नारा है। किसका? चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिक अस्थायी मितव्यता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? वो है WM एडम्स, और यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बायोडाइवर्सिटी किस पर निर्भर करती है? तो बायोडाइवर्सिटी जो है आपका जलवायु पे, तापमान पे, सभी पे निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधों में जैविक घड़ियाँ यानी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो नियंत्रण होता है वो होता है क्रिप्टोक्रोम के द्वारा। बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण होता है क्रिप्टोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? तो इसका मान दोस्तों शून्य हो जाएगा। क्या? शून्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होता है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ये शामिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 128 का। 129 है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो प्रतीत होती है मुख्य फोकस की ओर मुड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका फॉल्स है? 130वां प्रश्न, उसके संबंध में यह जो है सभी उम्र के लोगों के लिए बरकरार रहता है, यह कथन आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उन तत्वों का समूह कौन सा है जिसमें केवल धातुएं ही हैं? तो धातुओं जो है केवल उसमें आपका बेरिलियम, कैल्शियम, SR और Na, इसमें जो है केवल धातुएं हैं ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सोडियम डोडोक्लीज बेंजीन सल्फोनेट यानी सोडियम डोडोजाइल बेंजाइन सल्फेट को किस निम्न भांति प्रयुक्त करते हैं? इसको जो प्रयुक्त करते हैं हम लोग वो अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 135 का। निम्न पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिस पर समय समय पर द्रव्य जल का रिसाव होता है? तो पत्तियों के छिद्र कहलाते हैं दोस्तों हाइडाथोड। क्या? हाइडाथोड कहलाते हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपका एलिगेसी रिसेप्टर, यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। एलकेसी रिसेप्टर कहलाते हैं जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो है आपका झुर्रीदार बीज जो है मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण जो आपका नहीं है झुर्रीदार बीज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आपका 136 नंबर से आपका ये रीजनिंग के प्रश्न है। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है आप बारी बारी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइए और हम जो है आपका इसका आंसर जो है आपको दे देते हैं। आप इससे आंसर को मिलान कर लीजिए कि कितने आपको मैथ के प्रश्न सही हुए और रीजनिंग के प्रश्न सही हुए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो देखिए आपको 150 जो है आपका पूरे प्रश्न रीजनिंग से समाप्त होते हैं और ये आपका 150 प्रश्न का आपका आंसर की है। जहाँ आपको लगता है कि हमें आंसर देखने की ज़रूरत है इस सेट में, तो आप आंसर लास्ट में आप देख सकते हैं। आप सेट को पहले बना लीजिएगा और लास्ट में आप आंसर को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से सेट नंबर 3 को मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।